बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रिश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। आइए सुनते हैं। शहर लंदन के एक पुराने टूटे फूटे होटल में, जहां शाम ही से अंधेरा हो जाता है, जिस हिस्से में फैशनेबल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहां जुआ, शराबखोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आँख के सामने रहते हैं, उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश प्रेमी मेजिनी खामोश बैठा हुआ है। उसका सुंदर चेहरा पीला है, आंखों से चिंता बरस रही है, होठ सूखे हुए हैं और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी। कपड़े मेले कुचले हैं। कोई व्यक्ति जो मेजिनी को पहले से ना जानता हो, उसे देखकर यह ख्याल करने से नहीं रुक सकता कि हो ना हो यह भी उन्हीं अभागे से लोगों में है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर जलील से जलील काम करते हैं। मेजिनी अपने विचारों में डूबा हुआ है। बदनसीब कौम, ए मजलूम इटली, क्या तेरी किस्मत कभी ना सुधरेगी? क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून जरा भी रंग ना लाएगा? क्या तेरे देश से निकाले हुए हजारों जानिसारों की आहों में जरा भी तारीर नहीं? क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फंदे में हमेशा गिरफ्तार रहेगी? शायद तुझ में अभी सुधरने की, स्वतंत्र होने की योग्यता नहीं आई। शायद तेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लत और बर्बादी झेलना लिखा है। आज़ादी, हाय आज़ादी, तेरे लिए मैंने कैसे कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी माएँ और बीवियाँ आज उनकी कब्र पर आंसू बहा रही है और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्ट में अभागे आफत के मारे मेजिनी को शाप दे रही है। कैसे कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना ना जानते थे। क्या ये सब कुर्बानियाँ, ये सब बेटे काफ़ी नहीं है? आज़ादी तो ऐसी कीमती चीज़ है। हाँ, तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूँ? क्या यह देखने के लिए मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देश धोखेबाज अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हम वतन अत्याचार का शिकार बने? नहीं, मैं यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मेजिनी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रफेती, जो उसके साथ निर्वासित किया गया था, इस कोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रफेती उम्र में अपने दोस्त से 2-4 बरस छोटा था। भंगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मेजिनी का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, जोजब, ये लो, कुछ खा लो। मेजिनी ने चौंक कर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला, ये कहाँ से लाए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? रफेती, पहले खा तो लो, फिर ये बातें पूछना। तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। मेजिनी, पहले ये बताओ कहाँ से लाए? जेब में तंबाकू का डिब्बा भी नजर आता है, इतनी दौलत कहाँ हाथ लगी? रफेती, पूछकर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो माँ ने भेजा था, गिरवी रखाया हूँ। मेजिनी ने एक ठंडी सांस ली। आंखों से आंसू टपक टपक कर जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोला, ये तुमने क्या हरकत की? क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपति व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही फटे पुराने कोट में बसर करेगा? हैं? रफेती, क्यों? क्या उस वक्त तक कुछ आमदनी ना होगी? हम तुम दोनों नए जोड़े बनवाएंगे और अपने प्यारे देश की आने वाली आज़ादी के नाम पर खुशियां मनाएंगे। मेजिनी, आमदनी की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिखे थे वह वापस ही आ गए। घर से जो कुछ मिलता है वह कब ख़त्म हो चुका है। अब और कौन सा जरिया है? रफेती, अभी क्रिसमस को हफ्ता भर पड़ा है, अभी से उसकी क्या फिक्र करे? और अगर मान लो नहीं कोट पहना तो क्या? तुमने नहीं बीमारी में डॉक्टर की फीस के लिए
मैडलिन की अंगूठी बेच डाली थी। मैं जल्दी ही यह बात उसे लिखने वाला हूँ, देखना तुम्हें कैसा बनाती है। क्रिसमस का दिन है। लंदन में चारों तरफ खुशियों का गर्म जारी है। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब अपने अपने घर खुशियाँ मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नज़र नहीं आती। ऐसे वक्त मेजनी और रेवती दोनों उसी छोटी सी अंधेरी कोठी में सर झुकाए खामोश बैठे हैं। मेजनी ठंडे आए भर रहा है। रपेती रह रह कर दरवाजे पर आता है। बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज़्यादा बहकते और दीवानेपन की हरकतें करते देखकर अपनी गरीबी और मोहताजी की फिक्र दूर करना चाहता है। अफसोस, इटली का सरताज जिसकी एक ललकार पर हजारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसा मोहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तंबाकू ही दुनिया की वह नेमत थी जिसे वह हाथ नहीं खींच सकता था, और वह भी आज उसे नसीब न हुआ। मगर इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं रपेती नौजवान, खुशहाल और खूबसूरत होना रफेती की फिक्र ही भर पर बारी हो रही है। वह पूछता है कि मुझे क्या हक है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ गरीबी की तकलीफें झेलने पर मजबूर करूं, जिसके स्वागत के लिए दुनिया की बस नेमतें बाहें खोले खड़ी है। इतने में एक चिट्ठी रसा ने पूछा, जोजब मेजनी यहाँ कहाँ रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा। रफेदी ने खत ले लिया और खुशी के जोश से उछलकर बोला, जोजब ये लो, मैगडलिन का खत है। मेजनी ने चौंक कर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिर पड़ा जो मैगडलिन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था। मैगडलिन ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खोस लिया। खत में लिखा था, माय डियर जोजब, यह तुझ भेंट स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें 100 क्रिसमस देखने को मिले। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और गरीब मैगडलिन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूं, कलेजा मुंह को आया जाता है। ए जोजब, मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोजब, तो मुझे कब तक तड़पाएगा? अब जब तक नहीं होता आंखों में आंसू उमड़े आते, मैं तेरे साथ खुश मुसीबतें झेलूंगी, भूखी मरूंगी, यह सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे कसम है, तुझे अपने ईमान की कसम है, तुझे अपने वतन की कसम है। यहाँ आ जा, यह आंखें तरस रही है, कब तुझे देखूंगी? क्रिसमस करीब है। मुझे क्या, जब तक जिंदा हूँ तेरी हूँ, तुम्हारी मैगडलिन का घर स्विट्जरलैंड में था। वह एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी और अनिंद सुंदरी। आंतरिक सौंदर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वह किसी को कुछ ख्याल में ना लाती थी। मेजनी जब इटली से भागा तो स्विट्जरलैंड में आकर शरण ली। मैगडलिन उस वक्त बोली वाली जवानी की गोद में खेल रही थी। मेजनी की हिम्मत और कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ यहाँ आने लगी और आपस का मिलना जुलना जैसे जैसे बढ़ा, मेजनी के भीतरी सौंदर्य का जो जो उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पक्की होती गई। यहाँ तक कि उसने एक दिन खुद लाशरम को किनारे रखकर मेजनी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। मेजनी पर भी उस वक्त जवानी छाई हुई थी। देश की चिंताओं ने अभी दिल ठंडा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थी, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को निछावर कर दूंगा, और इस संकल्प पर कायम रहा। एक ऐसी सुंदरी युवती के नाजुक नाजुक होठों से ऐसी दरख्वास्त सुनकर रद्द कर देना मेजनी ही जैसे संकल्प के पक्के या आपके पूरे आदमी का काम था। मैगडलिन भीगी भीगी आंखों के लिए उठी, मगर निराश ना हुई। इस असफलता ने उसके दिल में प्रेम की आग और भी तेज कर दी। आज मेजनी को स्विट्जरलैंड छोड़े कई साल गुजरे,
मगर वफादार मैगडलिन अभी तक मेजनी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मोहब्बत और भी गाढ़ी और सच्ची होती जाती है। मेजनी खत तक पहुंच चुकी तो एक लंबी आह भरकर रफेती से बोला, देखा मैगडलिन क्या कहती है रफेती, उस गरीब की जान लेकर दम लोगे? मेजनी फिर ख्याल में डूबा। मैगडलिन, तू नौजवान है, सुंदर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तो क्यों एक गरीब दुखियारे कंगाल फक्कड़ प्रदेश में मारे मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रही है? मुझ जैसा मायूस आफत का मारा हुआ आदमी तुझे क्यों कर खुश रख सकेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे हसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं, जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती? मैं तेरे प्रेम, सच्चे, नेक और निस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ, मगर मेरे लिए जिसका दिल देश और जाति पर समर्पित हो चुका है, तो एक प्यारी हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझ जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मोहब्बतें झेल रही है? मेजनी, तू कहीं का ना हुआ। जिनके लिए तूने अपने को नौछावर कर दिया, वह तेरी सूरत से नफरत करते हैं। जो तेरे हमदर्द है वह समझते हैं कि तू सपने देख रहा है। इन ख्यालों में बेबस होकर मेजनी ना कलम तवात निकाली और मैगडलिन को खत लिखना शुरू किया। प्यारी मैगडलिन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफे के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ। तुमने मुझे जैसे बेकस और बेबस आदमियों को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कद्र करूँगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे, निस्वार्थ, अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगा। जिस वक्त यह मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत यह होगी कि यह यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दिया जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियाँ फैला रही है, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिश पर सच्ची निष्ठा रखती है। शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं ज़िंदगी की एक ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूँ। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम मेरी तकलीफ़ों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रहूँ, तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा? मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज़ ब रोज़ गिरती जा रही है। मेरा जी बख्तियार चाहता है कि तुम्हें देखूं। काश मेरा दिल इस काबिल होता कि तुम्हें बैठ चढ़ा सकता, मगर एक पजमुर्दा उदास दिल तुम्हारे काबिल नहीं। मैगडलिन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद उससे ज़्यादा और किसी बात की तकलीफ़ ना होगी कि प्यारी मैगडलिन तकलीफ़ में है और मेरे लिए तुम्हारा पाकीज़ा चेहरा इस वक्त निगाहों के सामने है। मैं कहा, देखो, मुझसे नाराज़ ना हो। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, तो मैं क्या तोहफा भेजूँ? खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा बरकतों का साया रखे। अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखे कब तक पूरी होती है। इस वाक्य के बाद बहुत दिन गुजर गए, जो जब मेजनी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया गया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचित किए गए। मेजनी भी उनमें से एक था। मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की जातियों और पोर्टमांड के बादशाह की दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मेजनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर पेचोताव खाता हुआ खस्ताहाल और परेशान रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका यह सपना था कि रोम को मैं जरूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा। पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से
एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और सादा, उम्र 30 साल से ज़्यादा। मेजनी आत्मविस्मृति की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उसके गले लिपट गई। मेजनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैगडलिन, तुम हो? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैगडलिन ने रोककर कहा, जोजब, और मुंह से कुछ ना निकला। दोनों खामोश कई मिनट तक रोते रहे। आखिर मेजिन में बोला, तुम यहाँ कब आई मेगा? मैगडलिन ने कहा, मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकली थी। तुम्हें कामकाज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की जरूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं देखती थी। रुक कर, क्यों जोजब, यह क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी है? जोजब, मेगा, शायद वह लोग सच कहते होंगे। फिलहाल मुझ में वह गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूँ कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमजोरियाँ रोज़ ब रोज़ मुझे मालूम होती जाती है मैगडलिन। जब भी तुमको इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, मुबारक है वह इंसान जो खुद ही को मिटाकर अपने को है समझने लगे। जो जब भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो, मैं तुम्हारी हो गई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा हमारा यीशु था। यह काल मेरे मन पर अंकित हो गया है, और अगर उसमें जरा कमजोरी आ गई है तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंग दिल और अंधे होते हैं, खास तौर पर वह लोग जिन्हें मैं तंग दयाल से ऊपर समझती थी। रफेदी, रसारिनो, फलाहिनो, वरनावास, ये सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन है, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही है जिनका मैं मरकर भी यकीन ना कर सकती थी। वह सब गलत झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोजब वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा है कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो। जोजब से अब सब्र नहीं हुआ। मैगडलिन के मुरझाए हुए पीले पीले हाथों को चूमकर कहा, प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेकसूर है, मैं खुद दोषी हूँ। रोकर जोजब, जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्जी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, यह सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें जरा भी न समझा था। मैं तुम्हारी प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैगडलिन, हाय जोजब, तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो? तुम जो दुनिया के सब इंसानों से ज़्यादा नेक, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा लायक हो। मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल ना समझा था जोजब, यह तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया जोजब। मेगा, ईश्वर जानता है कि जब मैंने रकेती को यह सब सिखा फटाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेक नामी को सबसे ज़्यादा कीमती समझता हूँ, और मैं जिसने दुश्मनों के जाती हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुँह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहा, मगर यह केवल इससे था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई यह थी कि मेजनी ने मैगडलिन के प्रेम को रोज़ व रोज़ बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैगडलिन के प्रेमियों में से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा दौलतमंद और ज़्यादा अक्ल वाले हैं, मगर वह किसी को ख्याल में नहीं लाती। मुझ में उसके लिए जो खास आकर्षण है वह मेरे कुछ खास गुण हैं, और अगर मेरे ऐसे मित्र जिनका आदर मैगडलिन भी करती है उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों को महत्व उसके दिल से मिटा दे, तो वह खुद ब खुद भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार ना होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैगडलिन ने गुल गुल कर जान दे दी तो मेजनी जिंदगी भर हमें माफ़ ना करेगा, उन्होंने यह अप्रिय काम स्वीकार कर लिया था। वह स्विट्जरलैंड गए
और जहाँ तक उनकी जवान में ताकत थी अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की। मगर मैगडलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिशों का इसके सिवाय कोई और नतीजा ना हो सका था। जो हुआ वह एक रोज़ बेकरार होकर घर से निकल पड़ी। रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहाँ उसका रोज का नियम था कि मेजनी के पीछे पीछे उसकी निगाह से दूर घुमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी सफलता से प्रसन्न पाकर उसे छेड़ने का साहस न करती थी। आखिरकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया में बेबस और बेकस हो गया, तो मैगडलीन ने समझा कि अब इसको किसी हमदर्द की जरूरत है। और पाठक देख चुके हैं कि जिस तरह वह मेजनी से मिली। मेजनी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और यहाँ एक अरसे तक रहा। सन 1890 में उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमादा है। उन्हें मैदानी जंग में लाने के लिए एक उबारने वाले की जरूरत है। बस वह फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसके जाने से पहले शाही फौज ने बागियों को दबा दिया था। मेजनी जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैद खाने में डाल दिया गया, मगर चूंकि वह अब बहुत बूढ़ा हो गया था, शाही हुक्म ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफों से मर जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया। निराश और टूटा हुआ दिल लिए मेजनी फिर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी ज़िंदगी की तमाम कोशिशें उम्मीदें खाक में मिल गई। इसमें शक नहीं कि इटली के एकताबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज बेहतर न थी। जैसे ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासनकाल में। अंतर यह था कि पहले वह एक दूसरी कौम की जातियों से परेशान था, अब अपनी कौम के हाथों। इन निरंतर सफलताओं ने दृढ़वती मेजनी के दिल में यह ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई कि वह अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नियत से वह स्विट्जरलैंड जा रहा था। बाहर से एक जबरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाज़त न थी। वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा, फिर वहां से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्जरलैंड की तरफ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। सन 1870 में वह सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था। अल्प्स पर्वत की तलहटियों में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया। वह एक अरमानों से भरा दिल लिए सुर्ख को सिधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी जबान पर था, और यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकाला। हजारों आदमी थे। एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी लिए एक साफ चश्मे के किनारे इस कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मेजनी को कब्र में सोए हुए आज 30 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। सूरज की पीली किरणें इस ताज़ा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही है। तभी एक अधेड़ खूबसूरत और सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। वह मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ कि जैसे अब इस शरीर में जान बाकी नहीं रही। वह इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुसे हुए फूल उस पर चढ़ाए। फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ पड़ने लगी, तो वह चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब एक गांव में जाकर रात बसर की और भोर की बेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगडलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी माँ बहुत जमाना हुआ मर चुकी थी। उसने मेजनी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में बाहर रहने लगी। मेजनी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कदरदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मेजनी के खत के उसकी इंजिल और मेजनी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बेबियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी तो अपनी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम न था, एक पवित्र निष्कलंक भाव था, और वह हमको उन प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम में
वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडराया करती थी, जो उससे मिलने होने पर भी उससे अलग थी और जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज़ की जगह न थी। मेजनी का आश्रम आज तक कायम है और गरीब और साधु संत अभी तक मेजनी का पवित्र नाम लेकर वहाँ हर तरह का सुख पाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि अगली कहानी आपको कौन सी सुननी है। टिल देन keep subscribing our channel, like, share and comment. See you in the next video.